साथियों नमस्कार। इतिहास की एक और नई कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम लोग राष्ट्रकूट वंश के बारे में देख रहे हैं और राष्ट्रकूट वंश के अंतर्गत आज हमारी अंतिम क्लास है, जिसमें हम आज देखेंगे राष्ट्रकूट का प्रशासन एवं संस्कृति। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इसी के साथ ही हमारा यह राष्ट्रकूट वंश समाप्त हो जाएगा। आशा करते हैं कि जो पिछले वीडियोस हैं उसको देखकर आपने बाकायदे अपने नोट्स को तैयार कर लिया होगा और उसके जो फैक्ट हैं उसको ना पूरा सही तो धीरे धीरे आप उसको तैयार भी कर रहे होंगे। ठीक है, उसको आप अच्छे से याद करने की कोशिश करिएगा जो भी फैक्ट है, और उसके कॉन्सेप्ट को भी समझने का प्रयास करिएगा, ताकि जब आपका एग्जाम आए तो आप सही तरीके से, सही ढंग से, सिस्टमेटिक तरीके से अपने उन चीजों को लिखने का भी काम करेंगे और आपकी एक अच्छी समझ भी बेहतर हो पाएगी। तो आप नोट्स जरूर बनाते हुए चलिएगा। साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी तो इसको आप आगे भी शेयर करने का काम करिएगा। ठीक है, और आप जो है अगर कुछ चीजें अच्छी लगती हैं इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करने का काम किया करिए। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने इस आज के क्लास की, जिसका नाम क्या है, राष्ट्रकूट प्रशासन एवं संस्कृति। ठीक है, लिखिएगा आप लोग, राष्ट्रकूट प्रशासन एवं संस्कृति। इसमें लिखिएगा कि राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव गोविंद तृतीय एवं इंद्र तृतीय अपने समय के सबसे महान शासक हुए, जिन्होंने उत्तरापथ के दो प्रबल शक्तियों, कौन कौन सी वो दो शक्तियां थी, याद करिए, याद तो होगा ही आप लोगों को। दो प्रबल शक्तियां प्रतिहार एवं पालों को परास्त किया। ठीक है, आगे देखिएगा, वस्तुतः मराठों के उदय से पूर्व इस क्षेत्र में राष्ट्रकूटों ने सबसे प्रबल शासन स्थापित किया। ठीक है, तो ये इसके पॉइंट थे, इसको लिख लीजिएगा। अगर हम बात करें इसके प्रशासन की तो प्रशासन में आप देखिएगा सबसे ऊपर कौन होता था, राजा। कौन था, राजा। मतलब इसको हम कह सकते थे कि ऐसे लिखिएगा आप लोग, सबसे ऊपर क्या था, केंद्र था। केंद्र का प्रमुख कौन होता था, राजा। ठीक है, फिर इसके नीचे क्या था, राष्ट्र मतलब एक प्रांत की तरह, एक आज के राज्य की तरह। इसका प्रमुख कौन होता था, राष्ट्रपति। फिर इसके बाद क्या था, विषय। विषय क्या था, एक जिला की तरह था, और इसका प्रमुख कौन था, विषय पति। ठीक है,
फिर इसके बाद भुक्ति था, जो कि एक तहसील की तरह था। भुक्ति का प्रमुख कौन होता था? भोगपति। ठीक है। तो इसके बाद सबसे निचली इकाई थी ग्राम या गांव। ठीक है। और इसका प्रमुख कौन होता था? ग्राम का मुखिया। ग्राम का मुखिया। ठीक है। इसको अलग अलग नामों से जाते थे, जैसे महाराष्ट्र में इसको ग्राम कूट बोलते थे और कर्नाटक में गांवुन बोलते थे। तो आगे हम लिखवाएंगे इसको। ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, फिर चलते हैं आगे की ओर। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगर इसके प्रशासन की बात करें तो केंद्रीय प्रशासन में देखिएगा आपको हेडिंग केंद्रीय प्रशासन, और इसमें लिखिएगा कि केंद्र में राजा की स्थिति सर्वोच्च थी। राजा की स्थिति सर्वोच्च थी। वह महाराजाधिराज परम भट्टारक परमेश्वर जैसी उपाधियां धारण करता था। राजा का पद वंशानुगत होता था। ठीक है। आगे लिखिएगा महासंधि विग्राहक, ये एक पद था। महासंधि विग्राहक विदेश मंत्री की तरह था। यह राजा का दाहिना हाथ का मतलब है कि जो उसके शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, दाहिना हाथ होता था। आगे लिखिएगा प्रमुख न्यायाधीश को धर्माधिकारी कहा जाता था। ठीक है। पुरोहित को धर्मांकुश, मतलब जो केंद्र में पुरोहित होते थे, पुरोहित अधिकारी होते थे, उनको क्या कहता था? धर्मांकुश कहा जाता था। ठीक है। या फिर लिखिए यहाँ पर प्रधान पुरोहित को धर्मांकुश कहा जाता था। ठीक। इसको लिख लीजिएगा, फिर चलते हैं और पॉइंट की ओर। चलिए अगले हेडिंग हम लोग देखते हैं प्रांतीय एवं स्थानीय प्रशासन। प्रांतीय एवं स्थानीय प्रशासन, इसमें लिखिएगा कि राष्ट्रकूट साम्राज्य कई प्रांतों में
कई प्रांतों में विभक्त था, कई प्रांतों में विभक्त था, जिसे राष्ट्र कहा जाता था, जिसे राष्ट्र कहा जाता था। इसका प्रमुख राष्ट्रपति कहलाता था, इसका प्रमुख राष्ट्रपति कहलाता था। राष्ट्र महत्तर राष्ट्रपति का प्रमुख सलाहकार था, प्रमुख सलाहकार होता था, प्रमुख सलाहकार होता था। इसके नीचे की इकाई, इसके नीचे की इकाई विषय थी, जिसका प्रमुख विषयपति होता था, विषयपति होता था। इसके नीचे की इकाई भुक्ति थी, जिसका प्रमुख भोगपति कहलाता था। ठीक है, नीचे आएगा नहीं, इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए इस पॉइंट को, फिर आगे गांव को देख लेते हैं हम। देखिए आगे लिखे इसमें सबसे छोटी इकाई गांव थी। गांव के मुखिया का पद वंशानुगत होता था। गांव के मुखिया का पद वंशानुगत होता था। महाराष्ट्र में इसे ग्रामकूट तथा कर्नाटक में गावंड कहा जाता था। इसका प्रमुख कार्य कर एकत्र करके राजकोष में जमा करना होता था। इसका प्रमुख कार्य कर एकत्र करके राजकोष में जमा करना था। ठीक है, अगर देखिएगा राजस्व प्रणाली, इसमें देखिएगा राज्य की आय का प्रमुख स्रोत कर था, जो भूमि कर के रूप में था, जिसे उद्रंग या ऊपरी कर
कहते थे। मतलब राज्य की आय का जो साधन था वो क्या था, टैक्सेस थे, कर थे, जो कि मुख्य रूप से भूमि कर के रूप में था। ठीक है, चलिए इसको आप लिख लीजिएगा, फिर चलते हैं आगे की ओर। चलिए आगे देखिए आप लोग, है सैन्य प्रशासन। सैन्य प्रशासन, इसमें लिखिएगा कि राजा सेना का नेतृत्व करता था। उसकी सहायता के लिए अन्य सैनिक होते थे। ठीक है, इसका धर्म देखिएगा, लिखिएगा इसमें कि इस वंश के शासक वैष्णव धर्मानुयायी थे। इनके राज चिन्हों पर गरुड़ का अंकन मिलता है। हालांकि कहीं शिव का अंकन भी योग रूप में मिलता है। इन्होंने ब्राह्मण धर्म के साथ जैन धर्म को भी प्रश्रय प्रदान किया था। ठीक है, ये रहा इनका धर्म। एक पॉइंट और देख लेते हैं, फिर अपनी क्लास को समाप्त करेंगे। चलिए अब लास्ट हेडिंग देख लेते हैं हम लोग, साहित्य। क्या है? साहित्य। इसमें देखिएगा राष्ट्रकूट साम्राज्य से ही कन्नड़ कवि पंप पोन्न रन्न संबंधित थे। इन्होंने कन्नड़ भाषा को प्रश्रय प्रदान किया। प्रश्रय प्रदान किया। इनके अभिलेख संस्कृत में है। तो यही साहित्य संबंधित बातें। ठीक है, तो इस तरीके से राष्ट्रकूट शासन एवं संस्कृति को हमने देखा। ठीक है, यहीं से आज हमारा राष्ट्रकूट वंश समाप्त होता है। ठीक है, आप इन सब बातों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इसका अध्ययन भी आप करते रहिएगा।
अगर आपको इसमें कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ समझ में आता है और या कुछ कमियां भी दिखती हैं तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए, जिससे मुझे पता चल सके कि क्लास कैसी है या कुछ कमियां हैं तो वो भी मुझे पता चल सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, अगले नए क्लास में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।